दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहिबा कुंभ मेले में स्नान करने पहुंची और वहां उनका तलाकशुदा पति, जो अब नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था, से उनका सामना हुआ। इसके बाद डीएम मैडम ने जो किया, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की, जहां एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ था। परिवार में पहले भी कई लड़कियां जन्मी थीं, और जब फिर से एक लड़की का जन्म हुआ तो परिवार के लोग मायूस हो गए। सभी को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी के जन्म पर कोई खुश नहीं था। बच्ची का नाम कविता रखा गया। कविता के पिता का नाम दीनदयाल और मां का नाम सवित्री था। कविता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह प्रयागराज के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाकर पास होती थी। उसके स्कूल के शिक्षक अक्सर उसके माता पिता से कहा करते थे कि उनकी बेटी बहुत होशियार है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। वे उन्हें सलाह देते थे कि कविता को आगे पढ़ाएं ताकि वह एक अच्छी नौकरी कर सके। लेकिन उसके पिता हमेशा कहा करते थे, यह तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ाना, यह पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना पड़ेगा, इसलिए इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसकी मां सवित्री अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके कविता को हमेशा पढ़ाती आई थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब कविता 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। तभी समाज के कुछ लोग कविता के लिए रिश्ता लेकर उसके माता पिता और दादा दादी के पास आए। यह सुनकर कविता बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी। लेकिन उसके पिता दीनदयाल बहुत खुश थे, क्योंकि लड़के वाले एक अमीर खानदान से थे। वे चाहते थे कि जल्दी से कविता की शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। कविता के दादा दादी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसकी मां सवित्री अब भी उदास थीं। सबने बिना कविता की रजामंदी पूछे और उसकी पसंद नापसंद जाने बिना ही इस रिश्ते के लिए हां कर दी। लड़के की उम्र करीब 19 साल थी, जबकि कविता की सिर्फ 16 साल। जब कविता को पता चला कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया गया है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है, तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मुझे अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी देनी है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूं। मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन उसकी मां सवित्री भी क्या कर सकती थी? वह भी अपने सास ससुर और पति के आगे मजबूर थी। एक दिन उन्होंने अपने पति दीनदयाल से कहा, अभी कविता शादी नहीं करना चाहती है, उसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। ये सुनकर दीनदयाल बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सवित्री को खूब मारा और प्रताड़ित किया, कहते हुए, तू ही इस लड़की को बिगाड़ रही है। बड़ी होकर यह किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी और मेरा नाम समाज में डूबा देगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी इसकी शादी करके इस समस्या से छुटकारा पा लूं। यह सब सुनकर कविता बहुत दुखी हो गई। अपनी मां को मार खाते हुए देखकर वह भी पिघल गई और शादी के लिए हां कर दी। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा हुई, जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हुई। लेकिन अब उसकी शादी की तारीख पास आ गई और उसे यह बाल विवाह करना पड़ा, जो वह नहीं चाहती थी। शादी के अगले दिन कविता ने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति न तो उसकी ओर देखता था और न ही उसके करीब आता था। शादी के बाद भी दोनों के बीच दूरियां बनी रहीं। कविता अपने सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, घर की सफाई करती और धीरे धीरे उसके सास ससुर भी उसे प्रताड़ित करने लगे। आए दिन वे उसे ताने मारते और ढेर सारा काम करवाते। अब उसका पति भी धीरे धीरे प्रताड़ना में शामिल हो गया। वह रोज रात को शराब पीकर आता और कविता को परेशान करता और बिना किसी बात के शोषित करता और परेशान करता था। कविता धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वह अपने माता पिता के घर जाती है, जहां वह अपनी मां और अपने पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। लेकिन उसके पिता उसका साथ नहीं देते और कहते हैं, जैसा तेरे सास ससुर कहें तू वैसा ही कर, अपने पति से ज्यादा झगड़ा मत किया कर। ऐसा कहकर वे कविता को ससुराल वापस भेज देते हैं। अब न तो उसके पिता उसकी सहायता करते हैं और न ही कोई उसका पक्ष लेता है। ससुराल उसका पूरी तरह से नरक बन चुका था।
एक दिन कविता की मुलाकात उसकी सहेली सरोज से होती है। सरोज कहती है, तेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया है और तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। यह सुनकर कविता खुश तो होती है, लेकिन मायूस भी हो जाती है और अपनी सहेली के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। सरोज पूछती है, क्या हुआ? तूने पूरे जिले और प्रदेश में टॉप किया है, फिर तू रो क्यों रही है? तू, कविता अपनी आप बीती बताती है और कहती है, मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है और एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझसे खूब काम करवाते हैं और मेरा पति मुझे रोज रात को मारता है, खूब मेरी पिटाई करता है। यह सुनकर सरोज भी रोने लग जाती है और कहती है, तू कब तक इस नरक में रहेगी? एक ना एक दिन तुझे इससे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू इसी तरह जीते जी मर जाएगी। एक दिन तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा है कि तू अपनी पढ़ाई जारी रख और 11वीं की परीक्षा दे और आगे तू 12वीं भी कर और आगे जाकर एक बड़ी अफसर बन। अगर तू ऐसे ही इस नरक में रहेगी तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी? सरोज कविता का काफी उत्साह बढ़ाती है और कहती है, तू आगे पढ़ाई कर, तेरे बहुत बड़े सपने थे। आखिर क्या हुआ तेरे उन सपनों का? इसके बाद कविता गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है, लेकिन सरोज की बातें कविता के दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं। इसके बाद कविता के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और एक दिन वह अपने ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है। एक रात वह अपने कुछ गहने जो उसके माता पिता ने उसे दिए थे लेकर ससुराल छोड़ देती है और बस पकड़कर दिल्ली चली जाती है। वहां उसकी एक सहेली रहती थी। वह दिल्ली में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगती है। कविता दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेती है, जहां वह अपनी 11वीं की परीक्षा देती है और 12वीं में भी दाखिला मिल जाता है। वह छात्रवृत्ति के आधार पर अपना दाखिला लेती है और अपनी दोस्त के घर पर ही रहती थी। उसके पास कुछ पैसे और गहने भी थे, जिससे उसका गुजारा चलता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। उसके माता पिता और ससुराल वाले कविता को ढूंढ ढूंढ कर हार मान चुके थे। उधर कविता अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। समय के साथ वह 12वीं कक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के आधार पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता और वह बीए की परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है और अपना नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य आगे एक बड़े अफसर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की कलेक्टर मैडम आती हैं। कलेक्टर मैडम अपने भाषण में अपने जीवन के संघर्षों को सभी बच्चों के साथ साझा करती हैं। कविता कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित होती है और वहीं से कलेक्टर बनने की प्रेरणा पाती है। कविता उसी दिन ठान लेती है कि वह भी एक दिन कलेक्टर बनेगी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद वह कलेक्टर मैडम का पीछा करती है। सौभाग्य से कलेक्टर मैडम की नजर कविता पर पड़ जाती है। वह कविता से कहती हैं, बेटा क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से देख रही हूं, तुम मेरा पीछा कर रही हो। भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। बोलो बेटा, क्या हुआ? कविता अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है। वह कहती है, मेरा बाल विवाह हुआ है। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरा पति भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता था। वहां से भागकर मैंने दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और अब बीए की परीक्षा दे रही हूं। यह सुनकर कलेक्टर मैडम कहती हैं, कविता बेटा, तुम बहुत बहादुर हो और तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठाया। अगर तुम चाहो तो अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो। कविता उनसे पूछती है, मैडम, मुझे आगे जाकर क्या करना चाहिए? मैं भी आपके जैसी बड़ी अफसर बनना चाहती हूं। तब कलेक्टर मैडम कविता को बताती हैं, अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा अफसर बनना है तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा काफी कठिन होती है, लेकिन मुझे तुम में वह काबिलियत नजर आ रही है। अगर तुम चाहो तो यह परीक्षा दो और इसकी तैयारी करो। एक दिन तुम भी एक बहुत अच्छी कलेक्टर बनोगी। यह सुनकर कविता बहुत प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। वह समझ चुकी थी कि उसे कलेक्टर बनना है। इसके बाद वह बाकी परीक्षाएं पास करके
आईएएस बनने की तैयारी में जुट जाती है। वह एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। उसके पास जो गहने पड़े थे उन्हें बेचकर वह अपना दाखिला कराती है। कविता अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है जो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। उसका नाम रवि था। कविता और रवि के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। रवि भी पढ़ाई में बहुत तेज था और उसकी जिंदगी की कहानी भी काफी गंभीर थी। वह भी एक गरीब परिवार से था और अपने पूरे घर-बार को छोड़कर कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं और एक दूसरे को पढ़ाई में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। वे साथ में आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। एक के बाद एक वे आईएएस की परीक्षाएं देते जाते हैं और पहली परीक्षा में दोनों अच्छे नंबर लाकर पास हो जाते हैं। उनके अंदर काफी उत्साह था और दोनों मन लगाकर साथ में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जहां एक लड़का और एक लड़की होते हैं वहां पर रिश्ता दोस्ती तक सीमित नहीं रहता। ये रिश्ता एक समय पर आकर आगे बढ़ ही जाता है। दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ती हैं और एक दिन रवि कविता को प्रपोज कर देता है। वह कहता है, कविता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कविता भी मन ही मन रवि से प्यार करती थी, लेकिन वह चाहकर भी उसे हां नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसका लक्ष्य अभी कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। कविता कहती है, मैं शादीशुदा हूं। भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नजदीक नहीं हुई हूं, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूं। मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं अपने पति को छोड़कर यहां आई हूं। रवि कहता है, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। हम दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर की आगे की परीक्षा देंगे और साथ में कलेक्टर बनेंगे। इसके बाद कविता भी रवि को हां कर देती है और दोनों एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहां नजदीकियां बढ़ जाती हैं वहां लक्ष्य छूट जाते हैं, और हुआ भी यही। धीरे धीरे रवि का पढ़ाई से मन हट रहा था, जबकि कविता का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। वह अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर रही थी, लेकिन रवि के मन में सिर्फ कविता के ही ख्याल थे। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी। कविता ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया और रवि ने भी अपना पेपर दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद के बिल्कुल उलट निकले। कविता अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुई, जबकि रवि फेल हो जाता। यह देखकर रवि काफी ज्यादा दुखी हुआ। कविता ने भी रवि से कहा, हम कुछ समय के लिए अब दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा और अब आखिरी पड़ाव आ चुका है। कविता ने रवि की बात सुनी और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सच में मुझे ऐसा सुनाए हो? क्या मैंने सच में कलेक्टर बनने के लिए टॉप किया है? रवि हंसते हुए कहता है, हां, तुमने पूरे जिले में टॉप किया है और अब तुम्हें कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि तुमने यह साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल को पार कर बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाई। उसने कहा, यह सब तुमसे मिले समर्थन, प्रेरणा और मेहनत के कारण हो सका। बिना तुम्हारी मदद के मैं यह रास्ता नहीं तय कर सकती थी। रवि और कविता दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कविता के लिए यह सफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह हर उस कठिनाई, संघर्ष और दर्द का प्रतीक थी जिसे उसने अपने जीवन में सहा था। कविता का जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था और रवि भी उसकी सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। अब दोनों जानते थे कि सफलता सिर्फ शिक्षा और कठिन मेहनत से नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए लगातार लड़ने और हार न मानने से मिलती है। अगले कुछ दिनों में कविता का इंटरव्यू हुआ, जिसमें उसने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पूरी तैयारी को साबित किया। परिणाम आया और कविता ने कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया। रवि ने उसकी कड़ी मेहनत को देखा और कहा, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल पेश की है जो समाज में दबावों और चुनौतियों का सामना करती है। तुमने हमें सिखाया कि किसी भी स्थिति में अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। कविता ने कहा, यह मेरी केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, यह उन सभी लोगों की सफलता है जिन्होंने मेरे सपने में विश्वास किया
और मुझे हर कदम पर समर्थन दिया। अब कविता कलेक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसने और रवि ने कसम खाई थी कि वे दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपनी मंजिल तक एक साथ आगे बढ़ेंगे। कविता ने रवि को गले लगाकर बहुत रोते हुए पूछा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था और चौथे अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका हूं। यह सुनकर कविता का दिल भर आया। उसने मायूस होकर कहा, मुझे माफ कर दो। लेकिन रवि ने हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम तो कलेक्टर बन गई हो ना, मैं उसमें ही खुश हूं। दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। इसके बाद कविता ने रवि से कहा, मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा। कविता ने अपने पति को तलाक का नोटिस भी जारी किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और रवि और कविता दोनों साथ रहने लगे। वे अब भी शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कविता का अपने पहले पति से तलाक नहीं हो रहा था। इतने में कविता की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हो गई, जहां उसे अपना कार्यभार संभालना था। सबसे पहले कविता अपनी मां से मिलने घर गई। उसने घर जाकर अपनी मां को ढूंढा, जो किचन से बाहर आईं। अपनी बेटी को सामने देखकर मां खुशी से झूम उठी। उन्होंने कविता को गले लगाया और कहा, बेटी, तू कहां गई थी इतने साल? हम सब बहुत परेशान थे। कविता ने अपनी मां को बताया, मां, मैं दिल्ली में थी, वहां मैंने खूब मेहनत की और आज मैं कलेक्टर बन गई हूं। यह सुनकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने पति को बुलाया। कविता के पिता अपनी बेटी को देखकर खूब रोने लगे और कहते हैं, बेटा, मुझे माफ कर दे। इस समाज में बेटियों के साथ इतना गलत होता है, जिसके चलते मैंने तेरी नाबालिग अवस्था में ही शादी करवा दी थी। तेरे ससुराल वालों ने तुझे बहुत प्रताड़ित किया था, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी थी। आज मुझे इसका खूब एहसास हो रहा है। कविता के पिता रो रो कर उससे माफी मांगने लगे। कविता ने अपने दोनों माता पिता को गले लगाते हुए कहा, अब सब ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हम अब एक अच्छे घर में साथ रहेंगे। इसके साथ ही कविता के माता पिता भी उसके साथ रहने लग गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। मां ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो हम प्रयागराज कुंभ मेले में चलें। कविता ने अपनी नौकरी से 2 दिनों की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के साथ प्रयागराज जाने का फैसला किया। यह महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा आयोजन था। वहां कुंभ मेले की रौनक अपने चरम पर थी। साधुओं और चमत्कारिक संतों की भीड़ से मेले का माहौल अद्भुत हो गया था। डीएम मैडम कविता अपनी मां और पिता के साथ इस पवित्र महाकुंभ मेला घूम रही थी। वह गंगा नदी के घाट पर पहुंची, जहां स्नान हो रहा था। तभी अचानक एक नागा साधु वहां आता है और कविता के पैर पकड़ने लग जाता है। कविता ने चौंकते हुए साधु से पूछा, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? साधु महात्मा ने अपने मुंह से राख हटाई और यह देखकर कविता स्तब्ध रह गई। वह साधु कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति था। कविता ने कहा, आप साधु के रूप में कैसे? साधु यानी कविता के पति ने कहा, जब तक तुम मेरे साथ थीं, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हें रोज पीटता था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गईं, तो मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। मेरे माता पिता को भी तुम्हारे बिना बहुत बुरा लग रहा था। धीरे धीरे मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने एक अच्छी औरत को खो दिया था और बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। कुछ सालों तक मैं इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहा। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं अब संन्यास ले लूंगा, और तब मैंने साधु बनने का फैसला किया। यह सुनकर कविता और उसके माता पिता के होश उड़ गए। वह साधु रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कविता ने अपने पहले पति से कहा, अगर आप मुझे नहीं मारते, नहीं प्रताड़ित करते, तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति ने यही लिखा था, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर आप और आपके माता पिता मुझे प्रताड़ित नहीं करते, तो आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम मैडम यानी कविता उस अघोरी साधु जो उनके पहले पति थे
से कानूनी तौर पर तलाक ले लेती हैं। तलाक के बाद कविता और रवि की शादी होती है। उनकी शादी बेहद धूमधाम से होती है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। शादी के बाद कविता और रवि ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। कविता ने अपने डीएम के पद पर रहते हुए समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे कई लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। रवि ने भी अपने कलेक्टर बनने के सपने को फिर से जीने का फैसला किया और कविता के समर्थन से एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस बार रवि ने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार वह भी कलेक्टर बनने में सफल हो गया। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में आदर्श बनकर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कहानी ने न केवल लोगों को प्रेरित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाएं और सच्चे साथी का साथ हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी सफलता की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई और कई युवा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े। कविता और रवि का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया, जो समाज में परिवर्तन और उम्मीद की किरण लेकर आया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क करना है, ताकि आप इन कहानियों से सीख लेकर समाज में एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। कहानी का संदेश। कविता और रवि की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं और सही मार्गदर्शन पाते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में समानता के महत्व को भी उजागर करती है। समाज को संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को सहन नहीं करना चाहिए। हमें महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य इन कहानियों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना है, ताकि आप सतर्क रहें और एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपके समय और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में जो घटना बताई गई है उससे आपको क्या सीख मिलती है? हमारे देश में आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहां बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं जारी हैं। कई लड़कियों के माता पिता उनकी बचपन में ही शादी तय कर देते हैं, जिससे उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।